अगर आप YouTube पे TDS प्रैक्टिकल कोर्स इस तरह से सर्च करके थक चुके हैं, फिर भी आपको ऐसा कोई कोर्स नहीं मिला जिसमें TDS के इंपॉर्टेंट बेसिक, TDS का चालान पेमेंट, TDS की रिटर्न फाइलिंग और TDS का रिटर्न फाइल करने के बाद जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको आपका प्रैक्टिकल में नॉलेज मिले, तो इसी के लिए हम TDS रिटर्न फाइलिंग का एक प्रैक्टिकल कोर्स बना रहे हैं। और इस कोर्स में आप TDS रिटर्न फाइलिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है और रिटर्न फाइलिंग के बाद भी जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इनको प्रैक्टिकल में सीखेंगे। तो ये जो कोर्स है इसको हम 3 पार्ट में बना रहे हैं और ये जो है वो सेकंड पार्ट है। और इसके पहले का आप पार्ट देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आप TDS में और TDS का रिटर्न फाइलिंग में मास्टर बनना चाहते हैं तो इस कोर्स को कंप्लीट देखिए। और मेरा नाम आदित्य है और मुझे इस फील्ड में पिछले 8 साल का एक्सपीरियंस है। तो अभी हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। इस कोर्स के फर्स्ट पार्ट में हमने 26Q मतलब TDS अदर देन सैलरी इस फॉर्म से TDS रिटर्न को कैसे फाइल करना है ये देख चुके हैं। अगर आपने इस कोर्स के फर्स्ट पार्ट को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। क्योंकि जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको हमने पार्ट 1 में कवर किया है इनको अभी हम रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि उसमें हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अभी हम फॉर्म 24Q मतलब TDS ऑन सैलरी इसको NSDL के RPA यूटिलिटी में कैसे प्रिपेयर करना है ये देखेंगे। तो जब आप फॉर्म 24Q में सैलरी पे TDS पेड करते हैं उसके पहले आपको सैलरी पे TDS कैसे कैलकुलेट करना है ये मालूम होना चाहिए। तो सैलरी पे TDS कैलकुलेट करने के लिए कोई भी एग्जैक्ट रेट नहीं है, तो उसके लिए आपको इसका कैलकुलेशन करना पड़ता है कि इस एम्प्लॉय को इस साल में कितना टैक्स लगने वाला है और उसको डिवाइड बाय 12 करके आप हर मंथ को TDS पेड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो इनकम टैक्स का स्लैब है वो मालूम होना चाहिए। अभी जो इनकम टैक्स के स्लैब है वो 2 है, मतलब एक ओल्ड टैक्स रेट और एक न्यू टैक्स रेट। आपको जो भी अच्छा लगता है मतलब जिसमें आपका टैक्स सेव होता है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों स्लैब रेट है। तो जो ओल्ड टैक्स रेजिम में जो स्लैब रेट है वो इस प्रकार से है 0 to 2,50,000 0% टैक्स है, 2,50,000 to 5 lakhs 5% टैक्स लगेगा, उसके बाद 5 lakhs to 10 lakhs 20% टैक्स लगेगा और अबव देन 10 lakhs 30% टैक्स लगेगा। और अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख के नीचे है तो सेक्शन 87A में आपको 12,500 इतने टैक्स अमाउंट का रिबेट मिल जाता है। अभी जो न्यू टैक्स रेट है वो इस प्रकार से है 0 to 3 lakhs 0% है, 3 lakhs to 6 lakh 5% है, 6 lakh to 9 lakhs 10% है, 9 to 12 15%, 12 to 15 20% एंड अबव देन 15 lakh 30% टैक्स रेट है। तो दोनों में से आपके लिए कौन सा अच्छा है इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि 80C में आपका डिडक्शन कितना है, क्योंकि जो ओल्ड टैक्स रेजिम है इसमें आपको जो डिडक्शन होता है ये 1,50,000 तक मिलता है। तो यहाँ पर टैक्स का स्लैब है और यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनकम डाल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका 8 लाख है और यहाँ पर आपकी 80C में इन्वेस्टमेंट कितनी है मतलब LIC PF। तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट डालनी है जो भी आपकी है। तो यहाँ पर ओल्ड स्लैब में आपको कितना टैक्स लगने वाला है और न्यू स्लैब में आपको कितना टैक्स लगने वाला है ये कैलकुलेशन हो जाएगा। अभी ये जो एक्सेल शीट है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको आपके पास जितने भी एम्प्लॉय है जिनका TDS आपको डिडक्ट करना है उनका हर एक का टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंपटीशन है, मतलब हमें किस तरह से इनकम टैक्स को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ग्रॉस सैलरी आ जाएगी, उसके बाद जो भी अलाउंसेस है उसको इसमें ऐड करना है। उसके बाद एम्प्लॉय को जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 16 में जो कि 50,000 है और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट मतलब प्रोफेशनल टैक्स, इन दोनों को इसमें से माइनस करना पड़ेगा और उसके बाद इनकम चार्जेबल अमाउंट आ जाएगी। और अगर उस एम्प्लॉय का हाउसिंग लोन है और वो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी मतलब उस हाउस में वो खुद रहना चाहिए, तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट लगता है वो इंटरेस्ट यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इसमें लेस होता है अप टू 2 lakhs, मतलब आपका 2 लाख के ऊपर है तो आपको 2 लाख तक डिडक्शन मिल जाएगा, या फिर 2 लाख के नीचे है तो आपका जितना एक्चुअल है मतलब 50,000 60,000 उतने इंटरेस्ट का यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगा। तो उतना इंटरेस्ट यहाँ पर माइनस करना है, मतलब इसमें से ये माइनस होने के बाद यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी।
उसके बाद डिडक्शन अंडर चैप्टर 5, तो यहाँ पर 80D में आपका जो मेडिकल इंश्योरेंस है जिसको आप पेड करते हैं उसका जो प्रीमियम है उसका डिडक्शन मिल जाता है। अगर सेल्फ के लिए है तो 25,000, और अगर सीनियर सिटीजन मतलब पेरेंट के लिए भी आप मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसका प्रीमियम अप टू 50,000 मतलब 50,000 प्लस यहाँ पर आपका 25,000 मतलब 75,000 तक आप डिडक्शन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अंडर 80C, इसमें आपकी LIC, PF, हाउसिंग लोन का रिपेमेंट मतलब इंटरेस्ट हमने यहाँ पर माइनस किया, लेकिन उस लोन पे जो रीपेमेंट होता है उसको हमें यहाँ पर माइनस करना है। मतलब अगर आपका हाउसिंग लोन है तो उसमें जो इंटरेस्ट लगता है और रीपेमेंट दोनों का डिडक्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पर ट्यूशन फी और 80C में और भी बहुत सारे डिडक्शन है, उनको यहाँ पर माइनस करना है और जो टोटल डिडक्शन है वो यहाँ पर 1,50,000 ही मिल जाता है। ये हम ओल्ड टैक्स रेजिम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 80C का 1,50,000, तो यहाँ पर पेरेंट का भी है तो मैं यहाँ पर 57,000 कर देता हूँ। तो यहाँ पर 1,50,000 प्लस यहाँ पर 57,000, यहाँ पर 2,07,000 डिडक्शन है और इस ग्रॉस टोटल इनकम में से ये 2,07,000 यहाँ पर माइनस होके टोटल इनकम आ जाएगा जो कि 6,27,145 है। अगर ये 5 लाख के नीचे होगा तो आपको 12,500 का रिबेट मिलता है, लेकिन ये 5 लाख के ऊपर है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर राउंड ऑफ और यहाँ पर टैक्स ऑन टोटल इनकम, तो यहाँ पर टोटल टैक्स कैलकुलेट कैसे करना है तो यहाँ पर आप डाल के कैलकुलेशन कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर मैनुअली भी कर सकते हैं। मतलब देखिए अप टू 2,50,000 कुछ भी नहीं, उसके बाद 2,50,000 टू 5 लाख यहाँ पर 5%, मतलब आगे के जो 2,50,000 है उसमें यहाँ पर हम 5% इंटू 5% इंटर मतलब 12,500, और बाकी जो अमाउंट है 5 लाख टू 10 लाख यहाँ पर 20%, तो इज इक्वल टू यहाँ पर टोटल इनकम माइनस यहाँ पर ये माइनस यहाँ पर ये इंटर, तो यहाँ पर 1,27,150 इतना रिमेनिंग है, तो इस पर हम इज इक्वल टू दिस इंटू 20% इंटर और इट इज इक्वल टू इंटर। तो यहाँ पर टोटल टैक्स कितना है 37930 और यहाँ पर एजुकेशन सेज जो कि 4%, मतलब देखिए इज इक्वल टू यहाँ पर टैक्स इंटू 4% इंटर। तो यहाँ पर 1517 जो एजुकेशन सेज है वो 4% जो भी इनकम टैक्स है उस पर कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पर टैक्स प्लस सेज यहाँ पर 39,447 यहाँ पर 39,447, तो आफ्टर डिडक्शन आपका जो इनकम टैक्स पेबल है वो यहाँ पर 39,447 है, तो यहाँ पर टीडीएस पेबल इज इक्वल टू 39,447 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि आप हर मंथ यहाँ पर टीडीएस पेमेंट करने वाले हैं, तो यहाँ पर 3287 इतना टीडीएस आपको हर मंथ उस एम्प्लॉय के सैलरी से कट करना है और उसको गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। और ईयर के लास्ट मंथ में मतलब मार्च में आपको दोबारा इसको कैलकुलेट करना है, मतलब कोई इन्वेस्टमेंट चेंज है या फिर बाकी डिटेल्स चेंज है तो आपको इसको दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जो भी डिफरेंस प्लस माइनस है उसको लास्ट टीडीएस रिटर्न में आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये जो दोनों शीट है मतलब कंप्यूटेशन और यहाँ पर ये कैलकुलेशन, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी हम देखते हैं कि एवरी क्वार्टर को 24Q मतलब सैलरी का टीडीएस रिटर्न को कैसे प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर मैंने जो सैलरी के टीडीएस पेमेंट किया है उसके चलन के डिटेल्स यहाँ पर है, और टीडीएस के चलन का पेमेंट कैसे करना है इसको हम पहले देख चुके हैं। सिर्फ आप जो सेक्शन सिलेक्ट करते हैं, मतलब वहां पर हमने कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्ट किया था, यहाँ पर आपको टीडीएस ऑन सैलरी सेक्शन 192 इसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम फोर्थ क्वार्टर मतलब जनवरी फरवरी मार्च इसके रिटर्न को प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर चलन मंथ मतलब जनवरी फरवरी मार्च, उसके बाद टीडीएस अमाउंट मैंने कितने टीडीएस का पेमेंट किया है। तो यहाँ पर सैलरी का टीडीएस है तो हर मंथ में ये मेरा सेम ही है, आपका ये अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर बीएसआर कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, चलन सीरियल नंबर, माइनर हेड और सेक्शन। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर एम्प्लॉय की डिटेल्स है, मतलब यहाँ पर जनवरी में कितने एम्प्लॉयज थे, फरवरी में कितने एम्प्लॉयज और मार्च में। यहाँ पर पैन नंबर, एम्प्लॉय के नेम, सेक्शन, डेट ऑफ पेमेंट मतलब सैलरी कब दी है, टोटल अमाउंट पेड और टीडीएस।
और उसके बाद ये बाकी डिटेल्स है ये कब काम में आते हैं ये हम आगे देखेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर TDS TCS रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी जो कि RPO सॉफ्टवेयर है उसको मैंने यहाँ पर ओपन किया है और इसको कैसे डाउनलोड करना है इंस्टॉल करना है ये हम देख चुके हैं। यहाँ पर फॉर्म नंबर तो यहाँ पर इसके पहले हमने 26Q देखा था मतलब अदर देन सैलरी। तो अभी हम यहाँ पर 24Q मतलब TDS ऑन सैलरी, उसके बाद यहाँ पर रेगुलर और इसके पहले आपने कोई फाइल सेव की है तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं और न्यू फाइल बनाने के लिए यहाँ पर क्लिक टू कंटिन्यू। उसके बाद सबसे पहले फॉर्म तो इसको कैसे प्रिपेयर करना है ये हमने इसके पहले डिटेल में देखा है तो अभी मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं समझाऊंगा। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पर 22-23 ओके, यहाँ पर क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर, यहाँ पर 10 नंबर, यहाँ पर टाइप ऑफ डिडक्टर इंडिविजुअल HUF, यहाँ पर पैन नंबर। उसके बाद नीचे जाता हूँ, यहाँ पर डिटेल ऑफ डिडक्टर मतलब एम्प्लॉयर का नेम, ये आपको एज पर 10 नंबर डालना है। यहाँ पर पिन कोड, यहाँ पर एड्रेस, यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर ईमेल आईडी, यहाँ पर एड्रेस चेंज सिंस लास्ट रिटर्न तो यहाँ पर चेंज किया है तो यस करना है अदरवाइज नो। उसके बाद नीचे जाता हूँ, यहाँ पर पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन मतलब जो भी ऑथोराइज पर्सन है, अगर कंपनी है तो डायरेक्टर, अगर प्रोप्राइटर है तो यहाँ पर सेम नेम आ जाएगा। यहाँ पर सेम एज अबव मतलब एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पर नेम, यहाँ पर डेजिग्नेशन, यहाँ पर एड्रेस चेंज सिंस लास्ट रिटर्न तो यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ। और यहाँ पर हैज रेगुलर स्टेटमेंट ऑफ फॉर्म 24Q फॉर अर्लियर पीरियड मतलब इसके पहले क्वार्टर का आपने 24Q को फाइल किया है तो यहाँ पर यस करना है। और आपको यहाँ पर रिसीप्ट नंबर देना है क्योंकि सैलरी पे जो TDS कट होता है वो हर मंथ को होता है क्योंकि हर मंथ को हम सैलरी देते हैं तो यहाँ पर आपको यस करना है। और इसके पहले क्वार्टर का आपने 24Q फाइल किया है इसका रिसीप्ट नंबर आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद यहाँ पर सेव। अभी मैं यहाँ पर चलन में जाता हूँ तो अभी हम इसको इसके पहले सीख चुके हैं तो अभी मैं यहाँ पर फास्ट में करूंगा। यहाँ पर एड रोज तो यहाँ पर मेरे पास 3 चलन है। यहाँ पर ओके, यहाँ पर TDS अमाउंट तो यहाँ से कॉपी कर देता हूँ Ctrl+C और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर सरचार्ज, एजुकेशन सेज, इंटरेस्ट, फीस, पेनल्टी अगर कुछ है तो डालना है अदरवाइज यहाँ पर 0 ही रखना है। अगर कुछ ब्लैंक करेंगे तो एरर आ सकता है। तो मैं अभी यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर BSR कोड जो कि बैंक का कोड होता है जो आपको चलन पे मिल जाएगा। यहाँ पर डेट ऑफ डिपॉजिट, यहाँ पर चलन सीरियल नंबर और यहाँ पर माइनर हेड तो यहाँ पर 200, अगर रेगुलर टैक्स पेमेंट है तो 200 और कोई असेसमेंट के अगेंस्ट पेमेंट है तो यहाँ पर 400। तो यहाँ पर आपको हमेशा सेव करना है। उसके बाद यहाँ डिडक्टिव डिटेल्स, यहाँ पर इंसर्ट एरो, यहाँ पर फर्स्ट चलन में मेरे 3 एम्प्लॉय है, सेकंड में 3 है और थर्ड में 3 है तो यहाँ पर फर्स्ट में 3, सेकंड में 3 और थर्ड में 3। उसके बाद यहाँ पर ओके कर देता हूँ तो यहाँ पर फर्स्ट चलन के लिए 3 रोज, सेकंड चलन के लिए 3 रोज और थर्ड चलन के लिए 3 रोज ऐड हो चुके हैं। यहाँ पर सेक्शन अंडर विच पेमेंट मेड मतलब कौन से सेक्शन में आप पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 92A मतलब पेमेंट टू गवर्नमेंट एम्प्लॉई अदर देन यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉई। यहाँ पर 92B मतलब पेमेंट ऑफ एम्प्लॉई अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो अगर आप अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉई का यहाँ पर TDS पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर 92B, यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको शो करेगा तो यहाँ पर 92B है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास यहाँ पर सेव है, इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर एम्प्लॉय के पैन नंबर तो इसको कॉपी कर देता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम तो इसको कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट मतलब सैलरी की डेट तो इसको कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरह से आप एक्सेल में डेटा को प्रिपेयर करेंगे तो आप बहुत ही इजीली TDS रिटर्न को प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर अमाउंट पेड क्रेडिटेड मतलब टोटल सैलरी तो इसको कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट। यहाँ पर TDS कितना डिडक्ट किया है तो यहाँ पर इसको कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट। यहाँ पर सरचार्ज अगर कुछ नहीं है तो 0 डालना है तो यहाँ पर 0 कॉपी पेस्ट। उसके बाद एजुकेशन सेज तो यहाँ पर भी इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर डेट ऑफ डिडक्शन मतलब आपने TDS को कब डिडक्ट किया है तो डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ डिडक्शन इसको हमें सेम ही डालना है। यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ। अगर आप 24Q मतलब TDS ऑन सैलरी
इसका रिटर्न आप फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर इन 3 क्वार्टर का फाइल कर रहे हैं तो आपको इतनी डिटेल्स को देना है। मतलब यहाँ पर फॉर्म, चलन और यहाँ पर एनेक्सर 1 डिडक्टिव डिटेल्स। लेकिन अगर आप फोर्थ क्वार्टर का फाइल कर रहे हैं, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च ये लास्ट क्वार्टर होता है, तो यहाँ पर आपको एनेक्सर 2 सैलरी डिटेल्स, मतलब उस एम्प्लॉय को आपने टोटल कितनी सैलरी दी है, उसका डिडक्शन कितना है और उसको टोटल टैक्स कितना लगने वाला है, जो कि इसके पहले हमने कंप्यूटेशन को बनाया था, उस कंप्यूटेशन को हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये भी मेरे पास यहाँ पर एक्सेल में रेडी है। यहाँ पर मैं ऐड रोज कर देता हूँ और अभी यहाँ पर पूरे साल में हमारे पास 3 एम्प्लॉय है, तो मैं यहाँ पर 3 डाल देता हूँ और ओके। अभी सैलरी डिटेल्स को यहाँ पर क्यों डालना होता है, तो गवर्नमेंट को मालूम चल जाता है कि इस एम्प्लॉय की टोटल सैलरी कितनी थी, टोटल डिडक्शन कितना था और आपने जो टीडीएस का पेमेंट किया है वो सही किया है या फिर कम किया है, तो ये गवर्नमेंट को मालूम हो जाता है। और सेकंड है, इस एम्प्लॉय का जो फॉर्म नंबर 16 है उसमें बी पार्ट को जनरेट होता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक फॉर्म नंबर 16 है, ये पार्ट ए होता है। मतलब यहाँ पर एम्प्लॉयर का नेम और एड्रेस, यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम और एड्रेस, यहाँ पर बाकी डिटेल्स होते हैं, यहाँ पर असेसमेंट ईयर, यहाँ पर फॉर्म 2। तो ये जो है वो क्वार्टर 1 में कितने अमाउंट को पेड किया, कितना टीडीएस डिडक्ट किया और कितना डिपॉजिट किया, क्वार्टर 1, 2, 3, 4। ये जो है वो डिटेल्स हमारे टीडीएस रिटर्न से जनरेट होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए फॉर्म नंबर 16 पार्ट बी। अभी इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्रॉस सैलरी, उसके बाद नीचे जाएंगे तो बाकी जो अलाउंसेस और डिडक्शन है वो यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट मतलब प्रोफेशनल टैक्स, यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन, उसके बाद इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। यहाँ पर नीचे जाता हूँ और यहाँ पर चैप्टर 5 में एटीसी में यहाँ पर डिडक्शन है और ये जो है वो पीएफ है। उसके बाद हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पर एग्रीगेट डिडक्शन और यहाँ पर टोटल टैक्सेबल इनकम, मतलब डिडक्शन के बाद कितना टैक्सेबल है। और अगर कोई टीडीएस पेड किया है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर सैलरी कम है इसके लिए टीडीएस का पेमेंट नहीं है। तो ये जो सारे डिटेल्स यहाँ पर फॉर्म 16B में आते हैं वो इसके बेस पर आते हैं। तो आपके पास जितने भी एम्प्लॉय है अगर उनका टीडीएस पेमेंट है या फिर नहीं है, सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर डालने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पैन नंबर, तो यहाँ से मैं कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर नेम, कॉपी, पेस्ट। यहाँ पर डिडक्टिव टाइप्स, तो यहाँ पर वुमेन है, सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन या फिर अदर्स है। तो मोस्टली हमारा अदर्स या फिर वुमेन आ जाएगा। अगर 60 ईयर के ऊपर है तो सीनियर सिटीजन। तो यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर सेव है, इसको कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर अदर्स, यहाँ पर डेट ऑफ विच एम्प्लॉयड विद करंट एम्प्लॉयर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब यहाँ पर कब से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर 1 अप्रैल, तो यहाँ पर 31 मार्च। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉई यहाँ पर बीच में से आपको ज्वाइन किया है, मतलब अक्टूबर, नवंबर, तो यहाँ पर वो डेट आ जाएगी। तो यहाँ पर सब अप्रैल से है तो कॉपी पेस्ट। यहाँ पर डेट फ्रॉम और यहाँ पर डेट टू, मतलब कब तक, तो यहाँ पर 31 मार्च, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर रिपोर्टेड टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी रिसीव फ्रॉम अदर एम्प्लॉयर, मतलब आपके अलावा किसी अदर एम्प्लॉयर से इस एम्प्लॉय को सैलरी मिला है तो यहाँ पर डालना है। अदरवाइज आपको यहाँ पर 0 डालना है। जहाँ पर भी आपकी कोई अमाउंट नहीं है वहां पर आपको 0 डालना है, मतलब कोई एरर नहीं आएगा। यहाँ पर टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 III, मतलब यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 IA, मतलब यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि हर एक एम्प्लॉयर को मिलता है 50,000, वो डालना है। तो यहाँ पर कॉपी, यहाँ पर पेस्ट। यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 192 सबसेक्शन 2B, हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट है उसको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर देखिए इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और ये जो इनकम है वो हमें माइनस में डालना है क्योंकि हमें इसका डिडक्शन मिलने वाला है। यहाँ पर हर जगह पर 0 डालना है। उसके बाद मैं यहाँ पर लास्ट से चालू कर देता हूँ। यहाँ पर वेदर ऑप्टिंग फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115 BAC, मतलब न्यू टैक्स रेजिम। तो इसके पहले हमने देखा है कि ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम, इसके अलग अलग स्लैब रेट है। आपको जो अच्छा लगता है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर न्यू टैक्स रेजिम को लिया है
तो यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज नो। तो यहाँ पर हम ओल्ड टैक्स रेजिम में है, तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर हमें ग्रॉस सैलरी को डालना है, तो यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कोई परक्विजिट है तो यहाँ पर आपको डालना है, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी तो यहाँ पर डालना है, ट्रैवल कंसेशन तो यहाँ पर डालना है, डेट कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी तो यहाँ पर डालना है, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन तो उसको यहाँ पर डालना है, अगर कोई लीव सैलरी इनकेशमेंट है तो यहाँ पर डालना है, हाउसिंग रेंट अलाउंसेस और अमाउंट ऑफ एनी अदर एग्जम्पशन। यहाँ पर डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा, मतलब एटीसी के डिडक्शन आपको यहाँ पर डालने हैं। यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट मतलब टोटल कितने हैं, तो इसको कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर हमने ग्रॉस डाला है, लेकिन पूरे हमें डिडक्टेबल नहीं होते। ओल्ड टैक्स रेट में 1,50,000 तक की हमें डिडक्शन मिलता है। तो यहाँ पर डिडक्टेबल अमाउंट मतलब कितना डिडक्शन डिडक्टेबल है, तो यहाँ पर इसको ही कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि ये सारे अमाउंट 1,50,000 के नीचे है। उसके बाद यहाँ पर पेंशन फंड जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है, और बाकी जो यहाँ पर ऑप्शन है इनको आप देख सकते हैं। यहाँ पर डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब सेक्शन 80D में अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर देखिए हेल्थ इंश्योरेंस 80D, इसको कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर डिडक्टेबल अमाउंट, यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट, यहाँ पर डिडक्टेबल अमाउंट मतलब कितना हम क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो बाकी सारे हैं इनको आप देख सकते हैं। मतलब आपको इस आरपीओ फाइल को डाउनलोड करना है जो कि फ्री में है, और आप इसको देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में आ जाता हूँ। तो ये सब डालने के बाद हमारे पास टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाएगा, मतलब जिस पर टैक्स लगने वाला है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास टोटल टैक्सेबल इनकम है, इसके साथ हम इसको मैच करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम मतलब इस इनकम पर कितना इनकम टैक्स लगने वाला है, इसका आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सरचार्ज अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 डालना है, और यहाँ पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेज तो यहाँ पर मेरे पास है, कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। हमें कभी कभी सैलरी का एरियर्स मिल जाता है जिसका सेक्शन 89 में हमें रिलीफ मिलता है। अगर ऐसा कोई रिलीफ है तो आपको यहाँ पर डालना है। इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा एडवांस है, अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर नेट लायबिलिटी आ जाएगी। यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बाय द करंट एम्प्लॉयर मतलब पूरे साल में आपने कितना टीडीएस डिडक्ट किया है। तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर रिपोर्टेड अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बाय अदर एम्प्लॉयर मतलब दूसरा किसी एम्प्लॉयर है जिसके पास भी ये एम्प्लॉय काम करता था। अगर उसने कुछ टीडीएस को डिडक्ट किया है तो यहाँ पर डालना है, अदरवाइज 0। यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फॉर द होल ईयर मतलब टोटल टीडीएस कितना डिडक्ट किया है, और यहाँ पर शॉर्टफॉल इन टैक्स डिडक्शन या फिर एक्सेस टीडीएस को डिडक्ट किया है तो यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर जो है वो एनेक्सर 3, इसमें जो डेटा देना होता है वो सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन, इनका डेटा आपको यहाँ पर देना है। और ये जो है वो इसके तरह ही है, अगर इस प्रकार से कोई सीनियर सिटीजन या फिर सुपर सीनियर सिटीजन इनको आप सैलरी देते हैं तो यहाँ पर डालना है। अभी ये जो सैलरी डिटेल्स है वो आपको हर क्वार्टर में नहीं देना है, इसको सिर्फ लास्ट क्वार्टर में देना है, मतलब जनवरी फरवरी मार्च इसका जब आप टीडीएस को फाइल करेंगे तब आपको देना है। और बाकी जो क्वार्टर है उनमें यहाँ पर फॉर्म, चलन और यहाँ पर एनेक्सर 1 डिडक्टेड डिटेल्स इसको ही देना है। तो अभी मैं यहाँ पर फॉर्म में आता हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट फाइल करना है, और यहाँ पर चलन इनपुट फाइल, यहाँ पर एरर अपलोड एंड स्टैटिस्टिक रिपोर्ट फाइल पाथ इसको आपको देना है, जिसको हम इसके पहले देख चुके हैं। और बाकी जो प्रोसेस है मतलब रिटर्न अपलोडिंग की प्रोसेस वो सेम ही है, लेकिन जहां पर आपने 26Q को सिलेक्ट किया था वहां पर आपको 24Q को सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से आप फॉर्म 24Q मतलब टीडीएस ऑन सैलरी इसके रिटर्न को प्रिपेयर कर सकते हैं, और आप खुद ही इसको इनकम टैक्स पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और अगर ये कोर्स आपको यूजफुल लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो फ्रेंड्स है जो टीडीएस को सीखना चाहते हैं और हम बाकी भी कोर्स बनाते हैं जैसा कि इनकम टैक्स,
एक्सेल, जीएसटी, तो इसको भी कोई सीखना चाहता है तो हमारे चैनल को आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं और इसके लिए मैं आपको एडवांस में थैंक यू बोलता हूँ। अभी हम जो टीडीएस का सीपीसी पोर्टल होता है, सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेल, ट्रेसेस पोर्टल, टीडीएस रिकंसिलिएशन एनालिसिस एंड करेक्शन इनेबलिंग सिस्टम मतलब ट्रेसेस, इसके जो इम्पोर्टेंट ओवरव्यू है इसको देखेंगे। अभी टीडीएस के केस में 3 पोर्टल इन्वॉल्व है। सबसे पहला ट्रेसेस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेकंड है इनकम टैक्स जिस पर हम टीडीएस का पेमेंट करते हैं और टीडीएस रिटर्न को अपलोड करते हैं, और तीसरा है एनएसडीएल जहां पर हम पेमेंट करते थे लेकिन अभी हम पेमेंट इनकम टैक्स पे ही करते हैं। तो यहाँ पर ट्रेसेस है, तो यहाँ पर आप ट्रेसेस भी टाइप करेंगे और इंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए टीडीएस सीपीसी ये आ जाएगा। इसको यहाँ पर ओपन करना है, कंटिन्यू, और यहाँ पर हमें लॉगिन करना होता है लेकिन उसके पहले आपको ट्रेसेस पे लॉगिन आईडी को क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपका 10 नंबर न्यू है तो आपको ट्रेसेस पे एज ए डिडक्टर रजिस्टर करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया है, मतलब आप 10 नंबर लेते ही यहाँ पर रजिस्टर नहीं कर सकते, आपको मिनिमम 1 रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा क्योंकि उसकी रिसिप्ट नंबर डाले बिना यहाँ पर आप लॉगिन आईडी को क्रिएट नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर होम पे जाता हूँ, तो ट्रेसेस पे रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर एज ए न्यू और यहाँ पर डिडक्टर यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आपको 10 नंबर और यहाँ पर कैप्चर कोड डाल के आगे प्रोसेस करना है। लेकिन अभी मेरे पास कोई भी न्यू 10 नंबर नहीं है तो मैं पीपीटी से आपको शो करता हूँ। तो स्टेप 1 है, आपको यहाँ पर रजिस्टर एज ए न्यू यूजर इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर डिडक्टर सिलेक्ट करना है। सेकंड स्टेप है, आपको यहाँ पर 10 ऑफ डिडक्टर मतलब आपका 10 नंबर डालना है और यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड और यहाँ पर प्रोसीड करना है। यहाँ पर स्टेप 3 है, यहाँ पर आपको रिसिप्ट नंबर डालना है जो भी इसके पहले का आपने रिटर्न को फाइल किया है। तो इसी के लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर रजिस्टर करने से पहले आपको मिनिमम 1 रिटर्न को फाइल करना है और उसके नीचे अगर आप गवर्नमेंट डिडक्टर है तो आपको यहाँ पर चेक करना है और यहाँ पर आपको जो भी टीडीएस का रिटर्न आपने फाइल किया है उसमें जो चलन है उसके डिटेल्स देने हैं। यहाँ पर बीएसआर कोड और रिसिप्ट नंबर, यहाँ पर डेट ऑफ टैक्स डिपॉजिटेड, चलन सीरियल नंबर, चलन अमाउंट। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 डिडक्टी के डिटेल्स यहाँ पर डालने हैं जिनके अगेंस्ट आपने इस चलन का पेमेंट किया था और टीडीएस रिटर्न को फाइल किया है। अगर 3 नहीं है तो जितने भी है मतलब 1 है 2 है उन सबको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर पैन नंबर और टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड करना है। उसके बाद यहाँ पर स्टेप 4 है, यहाँ पर आप कैटेगरी ऑफ डिडक्टर मतलब आपकी जो भी कैटेगरी है, यहाँ पर पैन ऑफ डिडक्टर, पैन ऑफ ऑथोराइज पर्सन मतलब जो भी ऑथोराइज पर्सन है उसका पैन नंबर देना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ऑफ ऑथोराइज पर्सन और डिजिग्नेशन ऑफ ऑथोराइज पर्सन, और यहाँ पर आर यू एन एम्प्लॉई ऑफ डिडक्टर मतलब यहाँ पर एम्प्लॉई भी है तो आपको यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज नो करना है। उसके बाद प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पर यूजर आईडी को क्रिएट करना है जो कि आपको अच्छा लगे, और यहाँ पर चेक अवेलेबिलिटी मतलब आप जो यूजर आईडी क्रिएट कर रहे हैं वो अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड को डालना है और कंफर्म पासवर्ड, और यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंफर्मेशन पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको सारे डिटेल्स को चेक करना है। उसके बाद और कुछ एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं और उसके बाद कंफर्म करना है। और उसके बाद आपने जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया था उस पर एक एक्टिवेशन लिंक जाएगा, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है और ईमेल पर और मोबाइल पर जो एक ओटीपी आता है उस ओटीपी को वहां पर डालना है और इस लिंक को हमें 48 आवर्स के अंदर ओपन करना है। एक्टिवेशन लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर यूजर आईडी को डालना है। उसके बाद हमें यहाँ पर ईमेल के ओटीपी को डालना है और यहाँ पर मोबाइल के ओटीपी को डालना है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट करना है तो आपका एक्टिवेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। आप यहाँ से अभी लॉगिन कर सकते हैं। अभी मेरे पास यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएटेड है, मैं यहाँ पर लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन, यहाँ पर मैं यूजर आईडी को डालूंगा, यहाँ पर पासवर्ड और यहाँ पर 10 नंबर, यहाँ पर कैप्चर डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम ट्रेसेस पोर्टल पर लॉगिन हो चुकी है। अभी यहाँ पर कुछ क्विक लिंक है जैसा कि चलन स्टेटस, डाउनलोड फ्रॉम 16। तो अभी हम जो ट्रेसेस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डैशबोर्ड पर क्लिक कर देता हूँ और अभी हम देखते हैं कि हमारा कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड है उसको कैसे देखना है। तो यहाँ पर डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे जाना है। तो यहाँ पर देखिए आपको आउटस्टैंडिंग डिमांड शो हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है।
तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद यहाँ पर मैनुअल डिमांड जिसका जस्टिफिकेशन आपको ऑफिसर के पास मिलेगा, और यहाँ पर प्रोसेस डिमांड। तो यहाँ पर जो भी डिमांड को आपको देखना है उस फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए Q4 फॉर्म 26Q और यहाँ पर अमाउंट है 5750। तो यहाँ पर क्वार्टर पे क्लिक करना है। तो अभी यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑर्डर के सारे डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगे, मतलब टोकन नंबर, ऑर्डर कब पास हुई है उसकी डेट, और यहाँ पर आपको क्यों डिमांड आया है उसका रीजन आपको यहाँ पर मालूम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट, यहाँ पर 5754 बोल रहे क्योंकि हमने जो पेमेंट किया था वो लेट किया था। जैसा कि आपको मालूम है टीडीएस की पेमेंट करने की लास्ट डेट नेक्स्ट मंथ की 7th होती है। अगर उसके बाद आप पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर टाइप ऑफ डिफॉल्ट और यहाँ पर डिफॉल्ट अमाउंट और यहाँ पर पेएबल अमाउंट आपको शो हो जाएगी। तो यहाँ पर आप कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पर देखिए जस्टिफिकेशन रिपोर्ट के लिए आप यहाँ पर प्रोसीड कर सकते हैं। मतलब इस जस्टिफिकेशन रिपोर्ट में आपको डिटेल में मालूम हो जाएगा कि अगर आपने शॉर्ट डिडक्शन किया है तो किस पार्टी में किया है, ये आपके पास डिटेल में जस्टिफिकेशन रिपोर्ट आ जाएगा। तो इस तरह से क्विकली अगर हमारे पास कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड है तो हम उसको देख सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि हमने जो टीडीएस का रिटर्न फाइल किया है उसको कैसे ट्रैक करना है। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट ऑब्लिक पेमेंट में जाना है और यहाँ पर स्टेटमेंट स्टेटस, यहाँ पर स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 22-23, यहाँ पर क्वार्टर, तो यहाँ पर जो भी क्वार्टर है उसको सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर Q4, यहाँ पर फॉर्म टाइप मतलब 24Q है, 26Q है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर व्यू स्टेटमेंट स्टेटस, तो यहाँ पर स्टेटमेंट का स्टेटस आ जाएगा, मतलब टोकन नंबर, स्टेटमेंट टाइप्स, फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर, फॉर्म टाइप, और यहाँ पर डेट ऑफ फाइलिंग, मतलब किस डेट पर आपने टीडीएस रिटर्न को फाइल किया है। यहाँ पर स्टेटस प्रोसीड विद डिफॉल्ट, मतलब कोई डिफॉल्ट है तो इसके पहले ही हमने देखा है कि हमें इस क्वार्टर का इंटरेस्ट का डिमांड मिला है। तो इस तरह से आपने जो टीडीएस के रिटर्न को फाइल किया है उसको आप ट्रैक कर सकते हैं और आपको यहाँ पर सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। अभी हम देखते हैं कि हमने किसी पर्टिकुलर पार्टी का कितने टीडीएस को डिडक्ट किया है, इसको कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट एंड पेमेंट और यहाँ पर व्यू टीडीएस टीसीएस क्रेडिट, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको उस पार्टी का पैन नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 22-23, यहाँ पर Q4 और यहाँ पर फॉर्म टाइप, यहाँ पर 26Q और यहाँ पर गो। तो अगर आपने इस क्वार्टर में कुछ भी डिडक्ट नहीं किया है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन आपने कुछ डिडक्ट किया है तो यहाँ पर देखिए सारे डिटेल्स आ जाएंगे, मतलब स्टेटमेंट डिटेल्स, डिडक्टेड डिटेल्स, कौन से सेक्शन में हमने डिडक्ट और अपलोड किया है, यहाँ पर डेट ऑफ डिडक्शन, ट्रांजेक्शन अमाउंट, यहाँ पर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, टैक्स डिडक्टेड, डेट ऑफ डिडक्शन, टैक्स डिपॉजिटेड, मतलब कितना टीडीएस आपने डिपॉजिट किया है, ये सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि हम ट्रेसेस पे पैन नंबर को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। मतलब अगर कोई पार्टी टीडीएस डिपॉजिट करने के लिए आपको पैन नंबर देती है और अगर वो पैन नंबर गलत है तो गलत नंबर पे टीडीएस फाइल हो जाएगा। तो उसके पहले आप उस पैन नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर स्टेटमेंट पेमेंट्स, यहाँ पर पैन वेरिफिकेशन, यहाँ पर आपको पैन नंबर को डालना है, यहाँ पर फॉर्म टाइप, तो यहाँ पर किसी को भी सिलेक्ट करना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, और यहाँ पर गो करना है। तो यहाँ पर पैन डिटेल में आपके पास स्टेटस आ जाएगा और यहाँ पर उस पर्सन का नेम आ जाएगा। मतलब यहाँ से हम पैन को वेरीफाई कर सकते हैं कि वो एक्टिव है या नहीं, या फिर जो नेम है वो सही है या गलत है। अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्वार्टर में आपने कुछ भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है तो उस क्वार्टर का टीडीएस रिटर्न फाइल करना कंपलसरी नहीं है। मतलब जीएसटी की तरह नहीं है कि अगर आपके पास कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है तो आपको नील रिटर्न को फाइल करना पड़ता है। लेकिन टीडीएस में आप रिटर्न को स्किप कर सकते हैं। तो अगर आपने किसी क्वार्टर का टीडीएस रिटर्न को फाइल नहीं किया है तो यहाँ पर आप डिक्लेरेशन दे सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, फिर भी यहाँ पर है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर स्टेटमेंट एंड पेमेंट में जाना है और यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट, इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद क्वार्टर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर फॉर्म टाइप, यहाँ पर रीजन, तो यहाँ पर अलग अलग रीजन है। नॉट लायबल टू डिडक्ट फॉर द सिलेक्टेड स्टेटमेंट पीरियड,
नो पेमेंट मेड क्रेडिटेड टू डिडक्टिव, यहाँ पर टेम्पररी बिजनेस क्लोज, परमानेंटली बिजनेस क्लोज। तो यहाँ पर आपका जो रीजन है उसको सिलेक्ट करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर ऐड स्टेटमेंट डिटेल्स, तो यहाँ पर देखिए ये डिटेल्स ऐड हो जाएंगे। अगर मैं किसी दूसरे डिटेल्स को ऐड करना चाहता हूँ तो भी कर सकता हूँ। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पर 22-23, यहाँ पर Q2 26Q, यहाँ पर रीजन तो सिलेक्ट करना है और ऐड स्टेटमेंट डिटेल्स। तो इस तरह से आप मल्टीपल क्वार्टर और मल्टीपल फॉर्म टाइप इसके रीजन को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर प्रोसीड करना है। यहाँ पर इन सबको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आई एग्री। उसके बाद यहाँ पर आप प्रोसीड करेंगे तो आपका डिक्लेरेशन फाइल हो जाएगा। अभी यहाँ पर टीडीएस मास्टरी कोर्स के सेकंड पार्ट में हमने ट्रेसेस पे जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है उनको देखा है, और इसके थर्ड पार्ट में और जो बाकी सारे इम्पोर्टेंट ऑप्शंस है उनको हम कवर करने वाले हैं। और टीडीएस रिटर्न फाइल करने के बाद जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं इनको भी हम तीसरे पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने इसके पहले का पार्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और तीसरा जो पार्ट आने वाला है वो 2 से 3 दिन में आ जाएगा। तो आप चैनल पे जाकर उसको देख सकते हैं, या फिर इसी लिंक पर क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, अभी तक आपने इस वीडियो को देखा है इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा।